मधुशाला के एक और अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उसके अर्थों, भावार्थों की, कुछ जीवन अनुभवों की और उससे जुड़े कुछ किस्से कहानियों की। पिछले अंक में हमने मधुशाला के संदर्भ में बात की थी कि लोग चिंता क्यों करते हैं, प्यास बुझाकर भी बुझाने का आनंद क्यों नहीं आता, और एक बात भाग्य के खेल और शेक्सपियर की। ये भी बताया था कि अमिताभ बच्चन ने अभिनय, एक्टिंग में अपने हाथ कहाँ आजमाए थे। अब मधुशाला की कई सारी रुबाइयों में चर्चा होती है भाग्य और नियति के खेल पर, भाग्य और पौरुष के द्वंद्व पर। तो चलिए उन्हीं में से दो कविताओं पर आज चर्चा करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह के खतरनाक वायरस और अजब बीमारियां अमीर, गरीब, छोटे और बड़े, खास और आम इंसान में कोई भेद नहीं करते। सोचिए, अमिताभ और अभिषेक बच्चन जैसे लोग भी पॉजिटिव पाए गए। बड़ा अच्छा हुआ कि दोनों सकुशल निकल आए। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि आप ऐसे वायरस से संभल के रहें। स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी तो जीवन की मधुशाला का आनंद उठा पाएंगे। स्वास्थ्य से अच्छा मित्र कोई नहीं होता। हेल्थ ट्रम्प्स एवरीथिंग एल्स। तो चलिए इसी बात पर ये कविता। बड़े बड़े परिवार मिटे यूं, एक न हो रोने वाला, हो जाएं सुनसान महल वे, जहां थिरकती सुरबाला। यानी भाग्य के खेल ऐसे होते हैं कि कई बार बड़े से बड़े परिवार मिट जाते हैं और कोई रोने वाला नहीं बचता। भव्य महल जहां कभी नाच गाने और मस्ती की महफिल जमती थी, वो अब सुनसान खंडहर हो गए हैं। बड़े बड़े परिवार मिटे यूं, एक न हो रोने वाला, हो जाएं सुनसान महल वे, जहां थिरकती सुरबाला। राज्य उलट जाएं भूपों की, भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए। यानी बड़े बड़े राज उलट जाते हैं, सिंहासन तक उलट जाते हैं। राज्य उलट जाएं भूपों की, भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए, जमे रहेंगे पीने वाले, जगा करेगी मधुशाला। जमे रहेंगे पीने वाले, जगा करेगी मधुशाला। भाग्य के सामने क्या राजा, क्या रंक। किसी का भी राज उलट सकता है जब भाग्य लक्ष्मी रूठ जाती है, नाराज हो जाती है। किंतु जो इन सब से ऊपर उठ जाएं, जो सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना सीख जाएं, उनके जीवन की मधुशाला हमेशा जीवंत रहती है। जमे रहेंगे पीने वाले, जगा करेगी मधुशाला। ऐसे विषयों पर हमारी माताश्री एक बात कहती थी, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। तब तक पता नहीं था कि ये एक नज्म है, नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई बड़ी अच्छी नज्म है। इसका शीर्षक है सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। वैसे तो काफी लंबी है, किंतु उसकी कुछ पंक्तियां यहां बिल्कुल सही बैठती हैं। वो इस तरह से हैं। गर तो है लक्खी बंजारा, और खेप भी तेरी भारी है, ए गाफिल तुझसे भी चढ़ता, एक और बड़ा व्यापारी है। यहां कहते हैं कि कितना भी सामान इकट्ठा कर लो, कितने भी बड़े हो जाओ, आपसे बड़ा कोई ना कोई अवश्य होता है। तो यहां भाव ये है कि आप चाहे जो इकट्ठा कर लें, चाहे जो कमा लें, जब जाने का समय आएगा तो खाली हाथ ही जाना है। गर तो है लक्खी बंजारा, और खेप भी तेरी भारी है, ए गाफिल तुझसे भी चढ़ता, एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंद गरी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या दाख मुनक्खा सौंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। यानी शक्कर मिश्री चाहे जो इकट्ठा कर लो, चाहे जितना मीठा, चाहे जितना मिर्च वाला इकट्ठा कर लो, चाहे दाख मुनक्खा, केसर लौंग जो इकट्ठा कर लो, जाना तो खाली हाथ ही है।
क्या शक्कर मिश्री कंदगरी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या दाख मुनक्का सौंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। तू बधिया लादे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जावेगा, या सूद बढ़ाकर लावेगा, या टूटा घाटा पावेगा। यानी हर दिशा में जा जा के चाहे जितना कमा लो, जब ऊपर वाले का भाला चलेगा, जब आपका जाने का समय आएगा, तो खाली हाथ ही जाना है। तब ना तो धन दौलत, ना नाती पोते, कोई कुनबा काम नहीं आएगा। तू बधिया लादे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जावेगा, या सूद बढ़ाकर लावेगा, या टूटा घाटा पावेगा। कज़्ज़ाक अजल का रस्ते में, जब भाला मार गिरावेगा, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुनबा काम न आवेगा। धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुनबा काम न आवेगा। कज़्ज़ाक अजल का रस्ते में, जब भाला मार गिरावेगा, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुनबा काम न आवेगा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। भाग्य की बात पर एक और कहानी सुनते हैं। बच्चन जी के मन में हमेशा श्री कृष्ण के प्रति अधिक आकर्षण था, राम और रामायण से ज्यादा। कारण कुछ भी हो, जैसे कि कृष्ण में राग और कलाएं ज्यादा प्रखर दिखती हैं, मोर प्रोमिनेंट बनिस्बत राम के। और फिर बच्चन बाबू के बचपन के मित्र करकल बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, तो शायद वो प्रभाव भी था। हालांकि भविष्य में एक समय उन्होंने तुलसी रामायण का आसान भाषा में अनुवाद भी किया था। खैर, उनके पिताजी चाहते थे कि वो रामानंदी समुदाय से जुड़ जाएं, यानी राम भक्त हो जाएं, और ऐसे समुदाय से जुड़ने वालों को गुरुमुख कहा जाता था। बच्चन जी ने तो साफ मना कर दिया। पिताजी ने दीक्षा के लिए गुरुजी को भी बुला लिया था, किंतु बच्चन बाबू अड़े ही रहे। माँ और पिताजी नाराज हुए, किंतु जो गुरुजी थे वो बड़े शांत थे, वयोवृद्ध, घनी सफेद दाढ़ी मूछें, ऊर्जा से भरी आंखें, विशाल भव्य ललाट, त्रिशूल जैसा तिलक। उन्होंने बड़े शांत और मीठे स्वर में प्रताप नारायण जी को समझाया। प्रताप नारायण जी बच्चन बाबू के पिता। तो वो कहते हैं, प्रताप नारायण, गुरमुख होने के लिए लड़के पर जोर मत डालो, ना उस पर क्रोध करो, ना उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना रखो। यह जो दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसके पीछे अदृश्य नियति का कोई प्रयोजन है। दीक्षा का विरोध वह स्वयं नहीं कर रहा है, इसके अंतर में बैठा कोई और करवा रहा है। हरिवंश पुराण सुनने से इसका जन्म हुआ है, इसके अंदर अवश्य ही वृष्णि वंश की कोई आत्मा है। यह लीक लीक नहीं चलेगी, यानी कॉमन रास्ते पर नहीं चलेगी। ये बहुत कुछ अपने मन का करेगी। पर एक बात निश्चित है कि यह कुमार्ग पर यानी बुरे पथ पर नहीं जाएगी। इसलिए इससे असंतुष्ट मत होना। इस बच्चे का भविष्य उज्जवल और मंगलमय होगा। अब देखिए, गुरुजी ने जो भी देखा, किंतु नियति का चमत्कार कहें या जो भी है, कि घर में जिस हरबंस राय का बचपन का नाम बच्चन था, वो बच्चन नाम आज दुनिया भर में जाना जाता है, और केवल एक पीढ़ी तक ही नहीं बल्कि तीसरी पीढ़ी तक जाना जाता है। बच्चन जी को ये गुरुजी जीवन पर्यंत याद रहे, और देखा जाए तो सही मायनों में दीक्षा शायद ये ही थी। और हाँ, डॉक्टर हरिवंश राय बनने से पहले उन्हें हरबंस राय के नाम से ही जाना जाता था। जब भाग्य और किस्मत से जुड़ी बातें हो रही हैं, तो कुछ ठगनी माया की भी बात कर लेते हैं। जैसे मधुशाला की ये कविता कहती है, किस्मत में था खाली खप्पर, खोज रहा था मैं प्याला, ढूंढ रहा था मैं मृगनयनी, किस्मत में थी मृगशाला। खाली खप्पर यानी एम्प्टी बॉल। खप्पर क्या होता है? नारियल का बना भिक्षा पात्र या मिट्टी का बना कढ़ाई जैसा बर्तन। वह पात्र जिसमें एक किंवदंती के अनुसार काली देवी राक्षसों का रक्त पीती थी।
खोपड़ी या कपाल, और मृगनयनी हिरनी जैसी आंखों वाली, डियर लाइक आइज। और मृगशाला क्या होती है? मृत हिरण की खाल। किस्मत में था खाली खप्पर। कवि कहते हैं कि किस्मत में तो खाली एक भिक्षा पात्र था और मैं ढूंढने चला एक चमकता प्याला। कहाँ मैं खोज रहा था एक मृगनयनी से सुंदरी, किंतु मेरी किस्मत में क्या था? बस साधु सन्यासियों की तरह मृगछाल पर उठना, बैठना और सोना। किस्मत में था खाली खप्पर, खोज रहा था मैं प्याला, ढूंढ रहा था मैं मृगनयनी, किस्मत में थी मृगशाला। किसने अपना भाग्य समझने में मुझसा धोखा खाया, यानी मैंने भाग्य से क्या खूब धोखा खाया है। किसने अपना भाग्य समझने में मुझसा धोखा खाया, किस्मत में था अवघट मरघट, ढूंढ रहा था मधुशाला। किस्मत में था अवघट मरघट, ढूंढ रहा था मधुशाला। मरघट क्या होता है? शमशान, मॉर्चरी। और अवघट दुर्गम, जटिल, कठिन, अंधेरा या कॉम्प्लेक्स, डार्क। किस्मत में था अवघट मरघट, ढूंढ रहा था मधुशाला। मैंने भाग्य से क्या धोखा खाया है? मैं सोचता था कि मुझे मधुशाला मिलेगी, मदिरालय मिलेगा, और मिला तो बस एक सुनसान, काला, दुर्गम मरघट या शमशान। किसने अपना भाग्य समझने में मुझसा धोखा खाया, किस्मत में था अवघट मरघट, ढूंढ रहा था मधुशाला। यहां कवि भाग्य को प्रबल अवश्य कहते हैं, किंतु स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ने की सलाह कतई नहीं देते। वो कहते हैं, मृग तृष्णा की तलाश छोड़ दो। आप जीवन का एक रोड मैप बनाते हैं, सोच के रखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, किंतु आप ये शर्त नहीं रख सकते कि जीवन की गाड़ी एक ही रास्ते पर चलने वाली है। जब लगे कि रास्ता भटक रहे हैं तो रास्ता बदलना ही होगा। आजकल तो गूगल मैप्स भी ऑल्टरनेटिव रूट्स दिखाता रहता है। और एक संदेश ये भी है कि जो पास में है पहले उसकी तो कदर करो, कहाँ खामखा मधुशाला खोजने निकल पड़े। बच्चन बाबू की ही एक और कविता है एकांत संगीत किताब में, जिसमें वो कहते हैं कि भाग्य ने कुछ नियत कर दिया है तो वो करना और भोगना भी पड़ेगा। इसका शीर्षक है जुए के नीचे गर्दन डाल। जुआ क्या होता है? जो बैलगाड़ी में बैल की गर्दन के ऊपर एक रस्सी जैसा या लकड़ी का मोटा सा भाग होता है, उसको कहते हैं जुआ। देख सामने बोझी गाड़ी, देख सामने बोझी गाड़ी, देख सामने पंथ पहाड़ी, चाह रहा है दूर भागना, होता है बेहाल, जुए के नीचे गर्दन डाल। यानी गाड़ी भरी हुई है, चाहे पथ पहाड़ी है, पत्थरों से भरा है, दूर भागने का सोचकर क्यों बेहाल होता है? चुपचाप जुए के नीचे गर्दन डाल और बैलगाड़ी को खींच। देख सामने बोझी गाड़ी, देख सामने पंथ पहाड़ी, चाह रहा है दूर भागना, होता है बेहाल, जुए के नीचे गर्दन डाल। तेरे पूर्वज भी घबराए, घबराए पर क्या बच पाए, इसमें फंसना ही पड़ता है, यह विचित्र है जाल, जुए के नीचे गर्दन डाल। यानी तेरे पूर्वज भी घबराए थे पर कहाँ बच पाए थे, इसमें तो फंसना ही पड़ेगा, इसलिए चुपचाप जुए के नीचे गर्दन डाल। यह गुरुभार उठाना होगा, इस पथ से ही जाना होगा, तेरी खुशी ना खुशी का है, नहीं किसी को ख्याल, जुए के नीचे गर्दन डाल। अब भाग्य की बात पर ही बच्चन जी अपनी आत्मकथा दशद्वार से सोपान तक में एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। जब वो किसी कार्यक्रम के लिए रूस, जिसे रशिया भी कहते हैं, वहां गए थे, तो बच्चन जी कहते हैं, हमें होटल एस्टोरिया में ठहराया गया। कहते हैं हिटलर ने लेनिनग्राद, जिसे आजकल सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, वहां पर विजय प्राप्त करके अधिकार जमा लेने के बाद इसी होटल में भव्य भोज देने का स्वप्न देखा था, यानी ग्रैंड डिनर। योजना तक बना डाली थी, निमंत्रण पत्र भी छपा लिए थे, पर उसने अपना भाग्य समझने में कितना धोखा खाया था। हिटलर कहाँ कभी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच पाया। इसीलिए बड़ी पते की बात है
एंजॉय द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। जो सुख खोजने में है, आकर्षण में है, वो मिलने के बाद तो अक्सर क्षणभंगुर ही रह जाता है, टेम्परेरी, ट्रांजिएंट ही रह जाता है। और मधुशाला के अपने विरोधाभास भी देखिए। पहले एक कविता में बच्चन बाबू ने कहा था, जगा करेगा अविरत मरघट, जगा करेगी मधुशाला, जिसका भावार्थ है कि एक ही जीवन में सुख और दुख कैसे एक साथ आते हैं, और यहां छोड़ दिया सब भाग्य के ऊपर। वैसे सोचकर बताइए कि मरघट शब्द मधुशाला में कितनी बार आया है। 2-3 पंक्तियां तो मुझे याद आती हैं। जगा करेगा अविरत मरघट, जगा करेगी मधुशाला। और आगे, किस्मत में था अवघट मरघट, ढूंढ रहा था मधुशाला। और कहीं कहते हैं, आज बनी हूं निर्जन मरघट, एक समय थी मधुशाला। और एक कविता में कहते हैं, जले हृदय को और जलाना, सूझा मैंने मरघट को, अपनाया जब इन चरणों में, लौट रही थी मधुशाला। तो चलिए आज यहीं विराम। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। आप इसे रेट कर सकते हैं स्पॉटिफाई, आईट्यून्स पर। अगले अंक में कुछ और बातें करेंगे भाग्य पर ही। एक किस्सा सुनाएंगे बच्चन बाबू के स्कूली जीवन का, जब उन्हें अपना पहला स्वतंत्र और बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा और उसका आगे क्या परिणाम हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, केवल भाग्य पर सब कुछ छोड़ के ना बैठ जाएं। चाय नहीं मिलती है तो स्वयं उठकर चाय बनाएं और उसका आनंद उठाएं।